नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पॉटरी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपीपीसीएस प्री 2020 में आपकी बहुत सहायता करेंगे। ये क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे हिंदी माध्यम में। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी और सभी अन्य एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। और इसके लिए आप टेस्ट सीरीज और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों का ही ऑप्शन आपके पास है। और इससे अधिक जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। आप चाहें तो हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको इंस्टॉल करना होगा टेलीग्राम ऐप और सर्च करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और फिर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करने से आपको चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट्स आसानी से मिल जाएंगे। तो बिना देर किए इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। पहला प्रश्न जो है वो अमरावती कला शैली के संदर्भ में कहा गया। ये भारतीय और फारसी तत्वों का मिश्रण है और इसका जो विकास है वो गोदावरी नदी के किनारे हुआ था। और तीसरा कथन है कि इसे पल्लव शासकों के द्वारा संरक्षित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी कथन जो है वो सही नहीं होगा। ये तीनों ही कथन गलत है क्योंकि जो अमरावती कला शैली है इसकी प्रकृति स्वदेशी थी और आधुनिक आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर ये विकसित हुई। और साथ ही जो तीसरा कथन है वो गलत है क्योंकि ये सातवाहन शासकों के संरक्षण में थी, ना कि पल्लव शासकों के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मथुरा कला शैली के जो मूर्तियां हैं उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जो कहा गया है जो मथुरा कला शैली है ये यमुना नदी के किनारे फली और फूली और उसके बाद बुद्ध को मानव रूप में केवल इसी शैली में दर्शाया गया है। तो पहला जो कथन है वो सही है, दूसरा गलत है क्योंकि मानव जो रूप है बुद्ध का वो इस शैली में नहीं दर्शाया गया है। वो कौन सी शैली में दर्शाया गया है? गांधार शैली में। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिरों के संदर्भ में। जो खजुराहो के मंदिर हैं ये राजपूत राजाओं द्वारा बनाए गए थे और इनका जो निर्माण है ये बलुआ पत्थर इसकी मुख्य सामग्री थी। और उसके बाद कहा गया है ये मंदिर हिंदू के साथ साथ जैन देवताओं को भी समर्पित है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा हमारा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला जो है स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगा क्योंकि जो खजुराहो में मंदिर है वो अपनी नगाड़ा शैली की स्थापत्य शैली और अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसीलिए ये राजपूत राजा द्वारा नहीं बनवाए गए थे और ये किसके द्वारा बनवाए गए थे? चंदेल शासकों के द्वारा। ठीक है, चंदेल शासकों के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमने देख लिया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर आता है कि अजंता की गुफाओं और एलोरा की जो गुफाएं हैं उनके बीच हमको अंतर देखना है। कहा गया है जो एलोरा की गुफाएं हैं इनमें आंगन होता था जबकि अजंता की गुफाओं में ये अनुपस्थित है। और जो अजंता की गुफाएं हैं ये एलोरा की गुफाओं से पुरानी है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वास्तुकला के स्तूप के संदर्भ में ये मौर्य काल में स्तूप की अवधारणा शुरू हुई थी कहा गया है। ये गलत है क्योंकि मौर्य काल में नहीं, वैदिक काल में शुरू हो गई थी। उसके बाद कहा गया है स्तूप की जो मूल संरचना में मेधी, इज्जत और सम्मान का प्रतीक है। तो जो मेधी है ये अंतिम संस्कार होता था, यहाँ पर ये इज्जत और सम्मान का प्रतीक नहीं था, ये होता था हर्मिका। हर्मिका जो थी वो इज्जत और सम्मान का प्रतीक थी। उसके बाद तोरण जो था ये जातक कहानियों का चित्रण नहीं करता था। तो यहाँ पर ये कथन भी गलत है क्योंकि ये करता था, इसलिए कोई भी नहीं सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आता है मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली के बारे में सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है। तो जो सबसे अच्छा वर्णन है देख लेते हैं पहले हम। आप देख लीजिए सारे स्टेटमेंट्स और बताइए जल्दी से कौन सा आंसर होगा। मैं आपको आंसर बताती हूँ डायरेक्टली। सबसे जो अच्छा वर्णन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुख्य मंदिर 4 कोनों पर 4 छोटे सहायक मंदिरों के साथ एक आयताकार पठार पर बनाया गया है। ये सबसे अच्छा वर्णन है पंचायतन शैली का। ठीक है, आगे प्रश्न है कि मंदिर वास्तुकला की जो बेसर शैली होती है उसके संदर्भ में, और ये बेसर शैली का विकास पल्लवों ने किया था। तो ये पल्लवों ने नहीं, किसने किया था? चालुक्यों ने। तो पहला ही कथन हमारा गलत है। उसके बाद ये नागर विद्यालय और द्रविड़ विद्यालय दोनों की संयोजन विशेष को दर्शाता है। ये भी सही, ये सही है कथन। और जो ऐहोल में लाडखान मंदिर है वो इस प्रकार की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये भी सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें कहा गया है नागर मंदिरों में घुमावदार शिखर होते हैं जबकि जो द्रविड़ मंदिर थे उनमें पिरामिड जैसे होते हैं जिसको विमान कहा जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद नागर मंदिर के द्वार विस्तृत थे जबकि जो द्रविड़ मंदिर थे इनके द्वार
इतने प्रमुख नहीं थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इनके द्वार काफ़ी प्रमुख होते थे। और जो नागर मंदिर है इनमें टैंक और कुएं होते थे, जबकि जो द्रविड़ मंदिर है उनमें ये उपस्थित है। ये दोनों ही फिर ऑपोजिट हो गया है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी केवल प्रथम कथन जो है वो सही है। इस प्रश्न में आते हैं, हमें कौन सा तत्व मुगल और दिल्ली सल्तनत दोनों शैली की वास्तुकलाओं में सामान्य रूप से मौजूद दिखता है। तो ये पिएट्रा ड्यूरा जो अलंकरण है ये मुगलों में दिखता है, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग और चार बाग उद्यान। देखिए पहला और तीसरा सिर्फ मुगलों में दिखता है, दूसरा जो है ये दोनों में दिखता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के संदर्भ में लुप्त मोम तकनीक, ये जो प्रक्रिया थी इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था, किस लिए किया जाता था? तो ये किया जाता था बेसिकली धातु की ढलाई के द्वारा धातु की मूर्तियों को बनाने के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है कौन हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों की सामान्य विशेषताएं थी। तो कौन कौन सी हैं पढ़ लेते हैं पहले। ग्रिड सिस्टम की तर्ज पर व्यवस्थित नगर नियोजन, निर्माण में जली हुई ईंटों का उपयोग और भूमिगत जल निकासी प्रणाली, ये सारी ही विशेषताएं थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मंदिर और राज्य, अब देखना है कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछा गया है हमसे। तो देवगढ़ मंदिर मध्य प्रदेश गलत है, और कामाख्या मंदिर असम बिल्कुल सही है, और भीतरगांव मंदिर कर्नाटक ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा गलत पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ए, पहला और तीसरा गलत है। तो इसके करेक्ट आंसर्स क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। जो देवगढ़ मंदिर है ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, और जो दूसरा मंदिर है ये भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये दोनों ही हमने देख लिए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में हमें देखना है कौन सा सही है। कहा गया है ये चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का उदाहरण है, और ये जो गुफाएं हैं ये खारवेल राजा के शिलालेख हैं इन गुफाओं में, और ये गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षु के लिए थी। तो यहाँ पर जो सही है वो पहला और दूसरा कथन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसलिए तीसरा क्यों गलत है? यहाँ पर बौद्ध भिक्षु नहीं जैन भिक्षु होने चाहिए थे। गुफाएं किसके लिए बनाई गई थी? जैन भिक्षुओं के लिए। आपको पता है जो खारवेल थे ये जैन धर्म का वो पालन करते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर वास्तुकला की जो सोलंकी शैली है उसमें कहा गया है कि ये बलुआ पत्थर से बने थे मंदिर इसके, और मूर्तिकला मुख्य रूप से सोलंकी जो वंश था उसके समय पर कामुल प्रकृति की थी। और फिर कहा गया है कि दोनों आंतरिक और बाहरी दीवारों को भव्य रूप से मंदिर की वास्तुकला की इस शैली में नक्काशी के साथ सजाया जाता था। तो यहाँ पर हमारा पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है। दूसरा कथन इसलिए गलत होगा, देखिए यहाँ पर ला नहीं, यहाँ पर होगा का। ठीक है, ये का है, तो यहाँ पर ये गलत है क्योंकि ऐसा सोलंकी वंश नहीं किसके समय पर हुआ था? चंदेल वंश के समय पर। ठीक है, चंदेल शासकों के समय पर, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर हमने आंसर देख लिया है, हमारा करेक्ट बी है। फिर है कि इनमें से किस शासक ने कुतुब मीनार के स्मारक के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो ये आसान सा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, इल्तुतमिश ने और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। उसके बाद आता है कौन सा तत्व तुगलक वंश के वास्तुकला के स्वरूप से जुड़ा हुआ है? पहले में कहा गया है इमारत को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए ढलान वाली दीवारों का निर्माण, ग्रे बलुआ पत्थर का उपयोग, इमारतों की सुंदरता बढ़ाने के लिए सजावटी तत्वों का उपयोग। तो कौन सा इसमें जुड़ा हुआ है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो नंबर्स जो हैं जो थोड़े गलत हैं, 1, 2 और 3 होना चाहिए, रिपीट हो गया तो कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरा वाला यहाँ पर गलत है क्योंकि जो इमारतें हैं उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए सजावटी तत्वों का उपयोग नहीं किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आता है, आगे देखते हैं हम, ये होगा मौर्योत्तर काल के दौरान मूर्तिकला के संदर्भ में जो मथुरा शैली में बुद्ध को एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ प्रसन्न मन में दिखाया गया है, और ये शरीर मांसल है। ठीक है, शरीर जो है वो मांसल है। उसके बाद कहा गया है गांधार शैली में बुद्ध को एक आध्यात्मिक अवस्था में दिखाया गया है जिसमें लहराते बाल हैं और आंखें आधी बंद है। तो यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। ये दोनों ही हमारे कथन जो हैं ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, राइट। हड़प्पा के बर्तनों के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं, कहा गया ये लाल, ग्रे और काले लाल बर्तन शामिल हैं इसमें, और इसके बर्तन आम उपयोग की वस्तुएं थी हड़प्पा के समय पर, और इसके साथ ही हड़प्पा के बर्तनों पर कोई मानव आकृतियां नहीं बनाई गई थी। तो यहाँ पर पहला और दूसरा हमारा सही होगा। ठीक है,
तीसरा गलत है क्योंकि मानव आकृतियां मिलती हैं यहाँ इन बर्तनों में। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया है उसका। उसके बाद इसमें बात की गई है कौन सा तत्व मंदिर वास्तुकला के ओडिशा और द्रविड़ स्कूल को अलग अलग करता है। तो कौन सा है वो? मंडप, मंदिरों की चार दीवारी, मंडप या शिखर। तो ये केवल शिखर करता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। फिर आधुनिक भारतीय वास्तुकला के संदर्भ में कहा गया है कि पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाई गई वास्तुकला को कि इबेरियन शैली में जो मुख्य निर्माण सामग्री थी इसमें ईंट और लकड़ी का उपयोग किया जाता था और बड़ी खिड़कियों का उपयोग नव रोमन शैली की वास्तुकला की एक मुख्य विशेषता है। यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर बात की गई है भारतीय वास्तुकला के इतिहास में गुफा वास्तुकला का विकास एक और अनूठी और महत्वपूर्ण चरण था। तो इन गुफाओं में जो उपस्थित हैं बौद्ध विहार, बौद्ध चैत्य, मंडप, हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का स्तंभ, ये चारों सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर प्राचीन भारत में चट्टानों को काटकर जो बनाई गई वास्तुकला है उसके संदर्भ में कहा गया है अजंता की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी और चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। और जो बादामी में गुफाएं हैं ये मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आजीविका के लिए बनाई गई थी। और चट्टानों को काटकर बनाई गई भारतीय वास्तुकला ज़्यादातर धार्मिक प्रकृति की है। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही है वो पहला और दूसरा है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर धार्मिक प्रकृति की नहीं है, ऐसा नहीं है सिर्फ धार्मिक प्रकृति की ही ज़्यादा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में सबसे पहले बनाया गया था कौन सा मंदिर था जो सबसे पहले बना था, कौन सी चीज़ थी यहाँ पर, वो था उदयगिरी में वराह छवि, ये सबसे पहले बनाई गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस ऐतिहासिक स्थल पर जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से जुड़े मंदिर और स्मारक हैं? तो वो कौन सा है? शोर मंदिर, बादामी गुफा मंदिर और खजुराहो मंदिर। यहाँ पर दूसरा और तीसरा इन दोनों में मिलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली के बारे में। इसमें सहायक देवता के साथ साथ प्रमुख देवता भी शामिल है, बिल्कुल सही है। उसके बाद भूविन्यास क्रूज योजना का पालन नहीं करता है। और तीसरे में कहा गया है दशावतार मंदिर देवगढ़ में जो स्थित है ये पंचायतन जो वास्तुकला है इसका उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा पहला और तीसरा कथन सही होगा, दूसरा कथन जो है वो सही नहीं होगा क्योंकि ये इसका पालन करता है, नहीं यहाँ पर गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। फिर देखते हैं बौद्ध स्तूपों को विशेष रूप से उन स्थानों पर बनाया गया था जहां बुद्ध के अवशेष संरक्षित थे और बुद्ध और भिक्षुओं के बीच में शिक्षण और बातचीत का स्थान क्या था? चैत्य था। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ये दोनों में से कोई नहीं सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला इसलिए गलत है क्योंकि बौद्ध स्तूप उन स्थानों पर बनाए गए थे जहां बुद्ध के अवशेष संरक्षित किए गए थे और उन प्रमुख स्थलों पर भी जहां पर बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, ठीक है। तो दोनों जगह बनाए गए थे। और जो दूसरा है वहां पर कहा इसकी जगह होगा कि आम लोग जो थे और भिक्षुओं के बीच में शिक्षण और सहभागिता के लिए अभिनंदन कक्ष भी बनाए गए थे, ठीक है। ये चैत्य नहीं होगा, अभिनंदन कक्ष था। फिर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी साइट अर्धनारीश्वर भगवान की मूर्ति जो दोनों नर और मादा दर्शाती है, तो वो कौन सा है स्थल? वो है एलिफेंटा की गुफाएं, ऑप्शन सी एलिफेंटा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भारतीय चित्रकला से संबंधित प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि अजंता चित्रों के संदर्भ में जो सुलेख लाइनें अजंता चित्रों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है और इनका मुख्य विषय भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी है। तो ये दोनों ही कथन हमारे गलत हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, ठीक है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न लघु चित्रों के संदर्भ में। इसमें क्या कहा गया है? इसमें लघु पेंटिंग को बड़ी संरचनाओं की दीवारों पर निष्पादित किया जाता था। पाल स्कूल जो था इसमें लघु चित्रकला होती थी और प्रसिद्ध लेडी विद द मैना पक्षी एक प्रसिद्ध लघु चित्रकला है, ठीक है। देखिए इसका नाम जो सही है वो ये है लेडी विद द माइना बर्ड, ठीक है। तो ये माइना है MYNA, राइट। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन हमारा बिल्कुल सही है, पहला गलत है क्योंकि इनको निष्पादित नहीं किया जाता था दीवारों में। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पटुआ कला पश्चिम बंगाल, पट्टचित्र उड़ीसा, कालमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश, पिटकर पेंटिंग कर्नाटक। जो सुमेलित नहीं है वो है पिटकर पेंटिंग। ये कर्नाटक में नहीं होती है, ये कहाँ पर होती है? ये झारखंड से संबंधित है, ठीक है। इसका संबंध किससे है? झारखंड से। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। रावण छाया रॉक आश्रय ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है ओडिशा में,
इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान गुफा चित्रकला के एकमात्र ज्ञात उदाहरण कौन सा है इसमें से? वो है अजंता और बाघ गुफा। ठीक है। और भारतीय चित्रकला के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं पर हमें विचार करना है। कहा गया है परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा मिट्टी की दीवारों पर किया जाता था इसको, परंतु अब ये कपड़ा और हस्त निर्मित कागज और कैनवास पर भी चित्रित किया जाता है। और इसका जो मुख्य विषय है वो हिंदू देवी देवताओं के इर्द गिर्द ही घूमता था। और ये आमतौर पर खाली स्थान विभिन्न रूपांकनों के द्वारा भरे होते थे। जो खाली स्थान होते थे वो विभिन्न रूपांकनों के द्वारा भरे होते थे। यहाँ पर कौन सी पेंटिंग है हमको ये बताना है, कौन सी तरह की पेंटिंग है भारतीय चित्रकला की जिसकी ये सारी विशेषताएं हैं। तो वो कौन सी पेंटिंग है? ये है मिथिला पेंटिंग जो बिहार की है। ठीक है। फिर आता है अगला प्रश्न, भारत में मुगल काल के दौरान पेंटिंग के विकास के बारे में हमें कथन दिए गए हैं और उसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो जहांगीर के शासन में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, बिल्कुल सही है। हुमायूं द्वारा मुगल चित्रकला की नींव रखी गई थी, ये भी सही है। भारत में यूरोपीय चित्रों को पुर्तगालियों के द्वारा जहांगीर के दरबार में पेश किया गया था, ये गलत है यहाँ पर। और राजस्थानी चित्रों के विषय मुगल चित्रों से प्रभावित थे, तो ये भी सही है। सी वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अकबर के दरबार में पुर्तगाली जो थे पुजारी उनके द्वारा यूरोपीय पेंटिंग पेश की गई थी, ना कि जहांगीर के दरबार में। राजा रवि वर्मा के चित्रों के संदर्भ में कहा गया है उनकी पेंटिंग पौराणिक विषयों और आम लोगों के जीवन पर आधारित होती थी। और फिर कहा गया है कि उनके कुछ चित्र त्रिआयामी प्रभाव में उत्कृष्टता को दर्शाते थे। और तीसरा कथन है, यहाँ पर तीसरा नहीं है, दो ही कथन है, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट होगा वो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी है। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ पर डी नहीं है लेकिन यहाँ पर सी हमारे दोनों कथन सही है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कांगड़ा विद्यालय के संबंध में कहा गया है ये चित्रकला का मुगल पूर्व स्कूल है और ये चित्रकला की पहाड़ी शैली है। कांगड़ा चित्रों का केंद्र विषय श्रृंगार को माना जाता है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है क्योंकि ये मुगल पूर्व स्कूल नहीं है। ठीक है, मुगल पूर्व नहीं है, मुगल के बाद आया था ये स्कूल। राइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला के बारे में देखना है। कहा गया है तूती नामा की तुलना हमजा नामा जो है वो अधिक परिष्कृत है और तूती नामा जो है वो उसको मुगल स्कूल का पहला काम माना जाता है। चित्रों के चारों ओर सजाए गए हाशिए का उपयोग शाहजहां द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर शाहजहां की जगह किसको होना चाहिए था? जहांगीर को। ठीक है, जहांगीर सही हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, यहाँ पर हमने ऑप्शन देख लिया है कौन सा सही होगा, 1 और 2, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय हस्तशिल्प से संबंधित पट्टचित्र के संबंध में कहा गया है ये कला पाल स्कूल का एक उदाहरण है और ये आमतौर पर ताड़ के पत्ते या वेलम पेपर पर बनाया जाता था। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही है? इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, दोनों ही कथन जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो पट्टचित्र है ये उड़ीसा की एक परंपरा है। ठीक है, उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है और ये पट्टचित्र नाम संस्कृत शब्द पट्ट से आया है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है कैनवास या कपड़ा। ठीक है, और चित्र का अर्थ होता है चित्त, जो लिखा है उसका अर्थ होता है यहाँ चित्त होना चाहिए, वो होता है चित्र। ठीक है, और पेंटिंग का आधार कपड़ा है, जबकि इस्तेमाल किए जाने वाले रंग जो होते थे वो प्राकृतिक स्रोतों से आते थे, जिनमें जो जले हुए नारियल के गोले, हिंगुला, राम राजा शामिल हुआ करते थे। ठीक है, और कोई पेंसिल या चारकोल का उपयोग इसमें नहीं किया जाता था। तो ये हमने देख लिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से हमें देखना है कौन भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी जीवित भित्ति पेंटिंग है। तो वो कौन सी है? वो है अजंता गुफा पेंटिंग। और फुलकारी कढ़ाई से तात्पर्य क्या है? ये पंजाब की एक कढ़ाई कला है। अगला प्रश्न है कांच बनाने का पहला संदर्भ हमें कहाँ मिलता है? कांच बनाने का जो पहला संदर्भ है ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, कांच बनाने का पहला संदर्भ कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कढ़ाई से संबंधित चिकनकारी का काम किस राज्य में होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश में होता है। फिर आता है रवारी कला, ये किससे संबंधित है? किस राज्य से? गुजरात से। इसका संबंध किससे है? गुजरात से। उसके बाद पारंपरिक कढ़ाई का काम और राज्य, इसमें से हमें देखना है कौन सा सही सुमेलित है। जो सुजौनी है ये बिहार, चिकनकारी उत्तर प्रदेश, काठी गुजरात, ये तीनों का ही
सही से सुमेलन है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी। फिर आता है भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भारत में उपयोग किए जाने वाले आघाती संगीत वाद्य यंत्र है? नगाड़ा, ढोल, सारंगी और मृदंगम। तो यहाँ पर केवल 1, 2 और 4 होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, देखिए ये जो सारंगी है इसका प्रयोग नेपाल में भी किया जाता है। यहाँ पर भारत में पूछा गया इसलिए पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारतीय शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में जो भारतीय संगीत है समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान 2 वर्गों में विभाजित हो गया था और हिंदुस्तानी संगीत फारसी और अरबी संगीत संस्कृतियों से प्रभावित रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत होगा। पहला क्यों गलत है? क्योंकि इसका विभाजन जो हुआ था वो दिल्ली सल्तनत के समय पर हुआ था। ठीक है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। आगे है भारत में संगीत के इतिहास के संदर्भ में जो संगीत गतिविधि का सबसे पहला सबूत है भीमबेटका गुफा की दीवारों पर पाया चित्र, और पहली बार ध्वनि उत्पन्न करने पर आधारित संगीत वाद्य यंत्र का विभाजन सामवेद में पाया गया है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही है? पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि भारत मुनि द्वारा संकलित नाट्य शास्त्र में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है इस आधार पर संगीत वाद्य यंत्रों को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है कि हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत जो है इनके बीच में अंतर करना है। क्या अंतर है ये बताना है। कहा गया जो कर्नाटक संगीत है इसमें सुधार की गुंजाइश है, जबकि जो हिंदुस्तानी संगीत है इसमें सुधार नहीं किया जा सकता। वहीं जो कर्नाटक संगीत है इसमें समय और मौसम का एक सम्मेलन है, लेकिन हिंदुस्तानी संगीत में ऐसा कोई सम्मेलन नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो इनमें से कोई भी नहीं है, दोनों ही इनकरेक्ट हैं। क्यों इनकरेक्ट हैं दोनों? क्योंकि जो हिंदुस्तानी संगीत में कर्नाटक संगीत की तुलना में सुधार की अधिक गुंजाइश होती है। ठीक है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। हिंदुस्तानी संगीत राग पर आधारित है और इसे सुधारने की स्वतंत्रता भी देता है। वहीं जो कर्नाटक संगीत है इसकी रचना ये रचना पर आधारित है जिसे कृति कहा जाता है, इसलिए इसमें सुधार की जो गुंजाइश है वो बहुत कम है। इसके साथ ही हिंदुस्तानी में समय और मौसम का एक सम्मेलन है, जबकि कर्नाटक में ऐसा नहीं है। तो ये ऑपोजिट दिया हुआ है बेसिकली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में फिर से दिया हुआ है कि ये प्राचीन हिंदू संगीत परंपरा और फारसी तत्वों से प्रभावित है और ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने रूपों में से एक है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा सही है? दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आता है ये केरल के एक पारंपरिक लोक रंगमंच का रूप है और ये आमतौर पर केवल काली मंदिर में किया जाता है। इसमें देवी भद्रकाली की राक्षस द्वारिका के ऊपर विजय को दर्शाया गया है। इस नाटक के सभी 7 पात्र भारी भरकम बनाए जाते हैं और ये कौन सा रंगमंच है जो उपरोक्त मार्ग में वर्णित है? तो वो कौन सा है? ये है मुड्डीयेट्टू। मुड्डीयेट्टू ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हमारे सामने भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उनके राज्य दिए गए हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। देख लेते हैं पहले। मोहिनीअट्टम तमिलनाडु से दिया हुआ है, सतरिया दिया हुआ है असम और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो दूसरा और तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। मोहिनीअट्टम के लिए जो सही आंसर है वो है केरल, ना कि तमिलनाडु। क्या हो जाएगा यहाँ पर? केरल। ऑप्शन जो है आप बताइएगा तमिलनाडु का क्या है शास्त्रीय नृत्य, इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भारतीय नृत्य शैली के संदर्भ में प्रश्न दिया हुआ है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है नृत्य भरतनाट्यम के संदर्भ में कहा गया है कि यह एक एकल नृत्य है जिसमें एक नर्तक होता है और जो नृत्य में कई भूमिकाएं निभाता है। मृदंगम इस नृत्य की में जो प्रयुक्त एकमात्र संगीत उपकरण है। और उसके बाद कहा गया है प्रदर्शन एक जीवंत नृत्य के साथ समाप्त होता है और अल्ला रिपू भी कहा जाता है इसको। देखिए यहाँ पर हमारा केवल पहला कथन है वो सही है, इसलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर केवल 1 होना चाहिए, केवल के बाद कुछ नहीं लिखा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये दूसरा कथन गलत है, केवल पहला सही है। दूसरे और तीसरे जो कथन है वो हमारे गलत हैं। देख लेते हैं क्यों। क्योंकि इसके साथ वाले में जो होते हैं वो ऑर्केस्ट्रा में एक गायक, एक मृदंगम वादक, वायलिन वादक या वीणा वादक, उपहास वादक और झांझ वादक होते हैं। ठीक है, और प्रदर्शन जो होता है ये एक तिलाना के साथ समाप्त होता है जो कुछ पंक्तियों के साथ संगीत में संगीत की संगत के लिए किया गया एक जीवंत नृत्य होता है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें देखना है हमको ओडिशा जो है, ओडिसी का जो नृत्य रूप जिसे शाही दरबारों में विकसित किया गया उसे महारी प्रणाली कहा जाता है।
और ओडिसी का नर्तकी स्कूल देवदासी प्रथा से जन्मी है। और ओडिसी की गोतीपौर स्कूल युवा लड़के महिला की पोशाक पहनते हैं और महिला की भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो दूसरा और तीसरा है। ठीक है, दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हमारा बी हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छऊ नृत्य के बारे में देखते हैं। कहा गया है ये जो है छऊ नृत्य, कहा गया है कि जो ये पूर्वी भारत में प्रचलित एक पारंपरिक नृत्य नाटिका है और इसके 3 प्रमुख रूप हैं, सेराकेला, मयूरकंठ और शुमांग। और इसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हमारा पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दूसरा कथन है वो गलत होगा, क्योंकि जो इसके 3 प्रमुख रूप हैं वो है सारीकेला छाऊ, ये जो बिहार में, जो अब झारखंड में इसकी ये शाखा में प्राप्त होती है, और उसके बाद मयूरभंज जो है ये उड़ीसा में, और तीसरी जो है वो शुमांग ना होकर पुरलेई है। ठीक है, और ये पाई जाती है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला और तीसरा। आगे देख लेते हैं। चेरव बांस नृत्य के बारे में कहा गया है, इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मिजोरम से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं नटराज की कांस्य जो मूर्ति कला है उसके संबंध में कहा गया है कि राष्ट्रकूट काल की है, इसे लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था, और इस मूर्ति कला की जो नृत्य आसन है इसको दुनिया के लौकिक अंत के साथ संबंध किया गया है, इसका उससे संबंध माना गया है। तो यहाँ पर जो कथन सही है वो दूसरा और तीसरा होगा। पहला कथन जो है हमारा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो संबंध है ये चोल काल से है, ना कि राष्ट्रकूट काल से। ठीक है, देखिए दूसरा इसलिए गलत होगा क्योंकि जो ओडिसी नृत्य है ये त्रिभंगा जो मुद्रा है उस पर आधारित नहीं होता है, और जो सत्तारिया नृत्य है इसकी त्रिभंगा मुद्रा के अलावा भी अन्य चीज़ें होती हैं जिनके सिद्धांतों से ये निर्देशित होता है, जैसे संगीत वगैरह और आहार्य, तो इन सब से निर्देशित होता है, इसलिए दोनों कथन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर 58 का ये हो जाएगा केवल ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मणिपुरी नृत्य के बारे में कहा गया है ये संगीत, नृत्य और नाटक का संयोजन है, और इसकी उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में वैष्णववाद से हुई थी। पुंग, पेना और करतल इसके जड़े जो है इससे जुड़े मूल उपकरण है। तो यहाँ पर ये सही है और ये सही है, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति है वो प्राचीन भारत से मानी जाती है, इसलिए उत्तर यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देख लेते हैं लोक नृत्य और राज्य, ये हमें देखना है कौन सा सुमेलित है। तो जो नाट्य नृत्य है इसका सुमेलन गुजरात से नहीं होगा, इसका होता है हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। मटकी मध्य प्रदेश सही है, और फुमानिया जम्मू कश्मीर सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमें कथक और ओडिसी नृत्य के बीच में अंतर बताना है। कहा गया है जो कथक है ये मंदिरों के अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है, और ओडिसी जो है ये मंदिर के अनुष्ठानों से नहीं जुड़ा हुआ है। कथक की थीम में मीराबाई और सूरदास की रचनाएं शामिल होती हैं, जबकि जो ओडिसी है इसमें जयदेव के गीत गोविंद को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही होगा वो केवल दूसरा है, पहला कथन सही नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों का ही संबंध मंदिर के अनुष्ठानों से है। ठीक है, इसलिए दोनों का ही इसी से संबंध है, इसीलिए वाला अंतर नहीं है दोनों के बीच में, गलत हो गया है। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ते हैं। कथकली नृत्य के बारे में दिया हुआ है, कहा गया है कथकली जो नृत्य है संगीत और नाटक का मिश्रण है, ये ज़्यादातर भारतीय महाकाव्यों से अनुकूलित है। उसके बाद कहा गया है मुख्य रूप से ये व्याख्यात्मक है और ये विवरणात्मक भी है। तो यहाँ पर हमारे तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर देख लेते हैं लोक नृत्य और उनकी उत्पत्ति का स्थान दिया हुआ है पाइका बिहार, पताकुनीथा कर्नाटक और थांगता सिक्किम। तो इसमें जो सुमेलित है वो है पहला और दूसरा। पाइका बिहार और पताकुनीता जो है ये कर्नाटक से सुमेलित है, लेकिन ये जो थांगता है इसका सुमेलन मणिपुर से है, ना कि सिक्किम से। ठीक है, इसका सुमेलन किससे है? मणिपुर से, याद रखिएगा। थांगता मणिपुर, पताकुनीथा कर्नाटक और पाइका बिहार। यहाँ पर जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर भारतीय रंगमंच से संबंधित आ गया है हमारे सामने। इसमें कहा गया है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में जो प्रचलित विभिन्न लोक रंगमंच है उनसे संबंधित कथन दिया हुआ है। पहला है कि वैष्णव संत जो थे श्री चैतन्य, इनकी वजह से जतरा काफी लोकप्रिय हुआ था, और उत्तर भारत में नौटंकी रंगमंच का सबसे
लोकप्रिय रूप है और अंकिया नाट असम का पारंपरिक एकांकी नाटक है। तो यहाँ पर हमारे तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमको रंगमंच के रूप और राज्य को देखना है, कौन सा मेल खाता है, कौन सा सही से सुमेलित है। डसकतिया लिखा हुआ है ओडिशा, मुड्डियट्टू लिखा हुआ है तमिलनाडु, बाइलता जम्मू कश्मीर, माच मध्य प्रदेश। तो जो सही सुमेलित है वो है पहला, डसकतिया का सुमेलन ओडिशा से होगा और माच का मध्य प्रदेश से। ठीक है, जो दूसरा और तीसरा है ये सही नहीं है, इसके आंसर देख लेते हैं। देखिए मुडियट्टू का सुमेलन होगा केरल से और बायल्टा का होगा कर्नाटका से। ठीक है, ये कर्नाटक होगा और यहाँ पर ये केरल होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, तो आई होप आप समझ जाएंगे। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ती हूँ। इसमें कहा गया है भारत के विभिन्न हिस्सों में जो प्रचलित पारंपरिक रंगमंच रूप हैं उनसे संबंधित कहा गया है। भोना जो है ये उड़ीसा का एक पारंपरिक थिएटर रूप है। रासलीला विशेष रूप से हिंदू शास्त्रों में जो वर्णित कृष्ण की कहानियां हैं उन पर आधारित है। और यक्षगान ये पौराणिक कहानियों, पुराणों और महाभारत पर आधारित कर्नाटक का एक रंगमंच है। तो दूसरा और तीसरा कथन हमारा यहाँ पर सही है। जो पहला कथन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो भोना है इसका संबंध असम से है। ठीक है, इसका संबंध किससे है? असम से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब हमें देखना है कठपुतली और राज्य। तोगलू गोम्बियाट्टा ये आंध्र प्रदेश, कुंदी उड़ीसा, पुतुल नाच राजस्थान, बोमलट्टम तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो सही जुड़े हुए हैं वो है दूसरा और चौथा, ये सही जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर हमारा। जो गलत है वो देख लेते हैं। जो कर्नाटक में छाया थिएटर को तोगुल गोम्बियाट्टा के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब इसका संबंध किससे है? कर्नाटक से। उसके बाद पश्चिम बंगाल में जो पारंपरिक कठपुतली रूप होता है उसको पुतुल नाच कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए ये थोड़े रटने वाले क्वेश्चंस हैं, आप कुछ ट्रिक बनाकर या इनको 2-3 बार रिपीट कर इनको लर्न कर सकते हैं, ताकि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको बस टिक कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमें सही आंसर टिक करना होता है, बस यही हमारा मोटो होता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोम्बयट्टा ये एक प्रसिद्ध पारंपरिक कठपुतली है, ये किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध है किस राज्य से? कर्नाटका से। ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे गोम्बयट्टा कर्नाटक, ऐसे 2-3 बार रिपीट कर लेंगे तो एग्जाम में आपको याद आ जाएगा। इसमें आता है कि मुगल काल के दौरान साहित्य के संदर्भ में हमसे कथन दिए हुए हैं। कहा गया है साहित्यिक गतिविधियां जो थी मुगल काल के दौरान दरबार और रईसों तक ही सीमित थी, और रामायण को रमजानामा के नाम से रज़्मनामा के नाम से फारसी में अनुवादित किया गया था। फारसी और हिंदी साहित्य के अलावा बंगाली और पंजाबी साहित्य को भी इस समय पर प्रगति मिली थी। तो यहाँ पर हमारा जो सही होगा वो केवल तीसरा कथन है। पहला और दूसरा कथन यहाँ पर हमारा गलत है। देखिए ये बिल्कुल भी सीमित नहीं था मुगल काल के दौरान दरबारियों और रईसों तक, ये सभी तक विस्तृत थी साहित्यिक गतिविधियाँ। और रामायण का रज़्मनामा नाम नहीं था, किसका नाम था? महाभारत का अनुवादक जो था, अनुवाद करके उसको रज़्मनामा कहा गया था। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन सी। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तमिल महाकाव्य जो है शिल्पाधिकारम, इसके संबंध में कथन दिए हुए हैं। कहा गया है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बना था, और ये गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों में मानव और पशु रूप में जन्म की कहानी से भी संबंधित है, और इसे इलंगो आदिगल ने लिखा था। तो यहाँ पर जो सही है हमारा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। केवल तीसरा जो है इलंगो आदिगल ने लिखा था शिल्पाधिकारम, और ये तमिल महाकाव्य है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें पता चल गया है। ठीक है, तो पहला और दूसरा गलत है। यहाँ पर इसे लिखा गया था 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो ये गलत हो गया है, और ये एक प्रेम ग्रंथ है, ना कि गौतम बुद्ध से संबंधित इसमें कहानियाँ दी हुई हैं। ठीक है, इसमें ये प्रेम कहानी है। और इलंगो आदिगल, तमिल महाकाव्य, शिल्पाधिकारम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके इनको देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेदों की उचित समझ के लिए कौन सा वेदांग विकसित किया गया था? शिखा,
कल्प, सर्गा, निरुक्त, वामा। देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पर शिखा नहीं होना चाहिए, शिल्प होना चाहिए। ठीक है, देखिए शिल्प नहीं, सॉरी, शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, ये शिक्षा है। और जो 6 वेदांग है हमारे, उसमें है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। तो मैंने आपको बता दिया है, आप इसमें से चेक कर सकते हैं। शिक्षा दिया हुआ है पहला, कल्प है और निरुक्त है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, इनमें से 3 ही दिए हुए हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। राइट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लेखक और उनका काम। इसमें दिया हुआ है भवभूति बुद्धचरित और पाणिनि, महाभाष्य, विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस और शूद्रक, मृक्षकटिका। यहाँ पर जो हमारा सही सुमेलित है वो तीसरा और चौथा है। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है और शूद्रक की मृक्षकटिकम, ये दोनों सही हैं। जो पहले दो हैं वो गलत है, क्योंकि बुद्धचरित है अश्वघोष की और महाभाष्य है पतंजलि की। ठीक है, महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की। और जो बुद्धचरित है ये किसकी है? ये है अश्वघोष की। ऑप्शन जो होगा यहाँ पर करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 4, यानी ऑप्शन सी। फिर आता है ये प्रश्न हमारे सामने, इसमें से हमें देखना है कौन सा सही सुमेलित है। हीनयान के सामने लिखा हुआ है कि ये आत्म अनुशासन के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति की बात करता है। महायान कृपा और बोधिसत्व के माध्यम से सभी को मुक्त करता है। और वज्रयान जो है ये जादुई शक्ति प्राप्त करने का आधार है, करके उद्धार की बात करता है। तो यहाँ पर ये तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रश्न में बात की गई है महायान संप्रदाय की। कहा गया है बोधिसत्व का उद्भव बौद्ध धर्म के संप्रदाय के लिए केंद्रीय है और बुद्ध की छवियों की पूजा की गई थी इसके अंतर्गत। और तीसरा है कि इसका ये जो उत्पत्ति हुई थी ये अशोक के समय पर हुई थी। तो ये अशोक नहीं, कनिष्क के समय पर ये उभरा था। इसलिए उत्तर जो हमारा सही हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें बात की गई है भारतीय दर्शन विद्यालय के संबंध में। कहा गया है जो चारवाक विद्यालय है ये वेदों के वर्चस्व को मानता था। बिल्कुल भी नहीं मानते थे, क्योंकि ये नास्तिक थे। ठीक है, नास्तिक संप्रदाय के थे, इसलिए ये गलत हो गया है। उत्तर मीमांसा वेदों में विश्वास करती है लेकिन ईश्वर के अस्तित्व में नहीं, ये बिल्कुल सही है। और सांख्य विद्यालय जो था ये वेदों और ईश्वर के अस्तित्व दोनों को मानता है। तो यहाँ पर ये हमारा गलत है। जो सही उत्तर हो जाएगा वो केवल और केवल दूसरा होगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। कहा गया है जब तक आप जीवित रहते हैं अच्छी तरह से जिए। अगर अच्छी तरह से जीवन यापन के लिए उधार भी लेना पड़े तो बेहिचक लें, क्योंकि मरने के बाद कोई वापसी नहीं है। ऐसी बात कौन से दार्शनिक स्कूल का वर्णन करती है? तो ये करता है लोकायत विद्यालय। कौन सा? लोकायत विद्यालय। ठीक है, अगला देख लेते हैं चारवाक दर्शन। इसके संदर्भ में कहा गया है इसने वेदों के अधिकार को चुनौती दी है और इसकी शिक्षाओं पर सवाल भी उठाया है और ये ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। चारवाक दर्शन के बारे में कहा गया है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है। ये नास्तिक संप्रदाय का था, तो ये दोनों बातें इसके संदर्भ में सही हो जाएंगी, ऑप्शन सी करेक्ट है। देन अगला प्रश्न आता है हमारा, भारत में दार्शनिक विचार के विभिन्न विद्यालयों के संदर्भ में। कहा गया है मीमांसा विद्यालय कर्म के नियम को नहीं मानता है। और उसके बाद कहा गया है, यहाँ पर हमको गलत देखना है, उसके बाद कहा गया है न्याय विद्यालय जो है ये ईश्वर की सृष्टि को रचयिता, पालनकर्ता और संहारक मानता है। और फिर वैशेषिक विद्यालय का मानना है कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं 5 तत्वों से बनी हुई हैं। और वेदांत विद्यालय सिखाता है कि दुनिया के सभी अलग अलग धर्म इतनी सारी सड़कों की तरह हैं जो एक ही लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा गलत है वो पहला गलत है। ठीक है, मीमांसा जो विद्यालय है ये कर्म के नियम को नहीं मानता है, ये गलत है क्योंकि वो कर्म के नियम को मानता है। तो इनको एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसा बीईओ के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे सामने। फिर से देख लेते हैं। न्याय विद्यालय जो है ये ईश्वर को सृष्टि का रचयिता, पालनकर्ता और संहारक मानता है। कौन सा? न्याय विद्यालय। और जो वैशेषिक विद्यालय है ये ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं को 5 तत्वों से बनी मानता है। ठीक है, और जो वेदांत विद्यालय है ये क्या कहता है कि दुनिया के सभी अलग अलग धर्म इतनी सारी सड़कों की तरह हैं जो एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है कौन श्रमण के दर्शन परंपरा को मानता है? तो वो कौन है? बौद्ध धर्म, योग, जैन धर्म और आजीविका। तो यहाँ पर चारों ही हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रह्मगुप्त 6वीं 7वीं सदी के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के संदर्भ में
विचार करना है। लिखा है कि ये पहले गणितज्ञ थे और इन्होंने शून्य का उल्लेख संख्या के रूप में किया था और इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि को लिखा था। तो इनके संबंध में जो कथन सही है वो हो जाएगा पहला, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये पहले गणितज्ञ थे और इन्होंने शून्य का उल्लेख संख्या के रूप में किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो दूसरा कथन है ये हमारे सामने गलत है, क्योंकि सिद्धांत शिरोमणि को लिखा था भास्कर आचार्य ने, ना कि ब्रह्मगुप्त ने। सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखी थी? भास्कर आचार्य ने। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए। फिर अगला देख लेते हैं। इन ग्रंथों में से किसमें वनस्पति विज्ञान पर चर्चा की गई है? बृहद संहिता और अमरकोश। तो इनमें से किसमें की गई है? इन दोनों में ही की गई है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्व भारत में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक त्योहारों के संदर्भ में हमें देखना है, त्योहार और राज्य दिए हुए हैं, देखना है कौन सा सही सुमेलित है। तो खर्ची पूजा मिजोरम में करी जाती है, बिल्कुल सही है। हॉर्नबिल नागालैंड। तो ये जो हॉर्नबिल है इसका संबंध नागालैंड से नहीं है। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर हमसे गलत पूछा गया है। तो खर्ची पूजा को जो संबंध है वो है त्रिपुरा से, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर गलत पूछा है। खर्ची पूजा का संबंध जो है वो त्रिपुरा से है और हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये नागालैंड में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और लोसार जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। गलत पूछा है इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, टिक कर सकें आप करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अब हमें बताना है गतका मार्शल आर्ट ये किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध है पंजाब से। गतका मार्शल आर्ट का संबंध किससे है? पंजाब से, ठीक है। गतका मार्शल आर्ट पंजाब। फिर देखते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन के संबंध में। दिल्ली सल्तनत के दौरान जो सूफी सिलसिला था उसके संदर्भ में पहला प्रश्न है कि सुहरावर्दी संत राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर रहे और जो चिश्ती संत थे इन्होंने राजनीति से अलग रहना पसंद किया। जो सुहरावर्दी संत थे इन्होंने अपना संदेश भारत भर में पहुंचाया था, लेकिन चिश्ती संतों ने दिल्ली तक ही इसको सीमित रखा। तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा नहीं सही है, क्योंकि दोनों लोगों ने ही पूरे भारत में अपना संदेश पहुंचाया था, ठीक है। फिर देख लेते हैं मध्ययुगीन काल के दौरान भक्ति आंदोलन के सामाजिक प्रभाव। इनमें से किसको कहा जा सकता है? महिला का महत्व बढ़ा, तो क्या ऐसा हुआ था? और उसके बाद सिख धर्म का जन्म, वर्नाकुलर लिटरेचर का डिग्रेडेशन। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही हो जाएगा वो होगा पहला और दूसरा। वर्नाकुलर लिटरेचर का डिग्रेडेशन नहीं हुआ था यहाँ पर, ठीक। देखिए वर्नाकुलर लिटरेचर का डिग्रेडेशन ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं बता देती हूँ। वर्नाकुलर का मतलब होता है स्थानीय भाषा से, लिटरेचर साहित्य हो गया, और डिग्रेडेशन का मतलब हो गया ह्रास। तो ऐसा नहीं हुआ था, ऑप्शन हमारा करेक्ट सी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया है इनमें से भारत सरकार द्वारा कौन सी शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित की जा चुकी है? तो तेलुगु, उड़िया और तमिल को घोषित किया जा चुका है, ऑप्शन सी होगा। बंगाली इसमें शामिल नहीं है। देखिए कौन सी शास्त्रीय भाषा है, अगर आपको नहीं पता है तो इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में इन भाषाओं में से किस भाषा को प्राचीन काल में शिलालेख पर उपयोग किया गया था? पाली, प्राकृत और संस्कृत, इन तीनों का ही उपयोग किया गया है शिलालेख में, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा कथन सही बताना है भारतीय कैलेंडर के संबंध में? पहला है कि राष्ट्रीय कैलेंडर विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा है कि अधिवर्ष के वर्षों को छोड़कर जो सात कैलेंडर है हर साल 22 मार्च को शुरू होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर रानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर आधारित है, और जो हिजरी कैलेंडर है ये फारसी मूल का है। तो यहाँ पर हमारा जो कथन सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है, बाकी गलत है। अधिवर्ष के वर्षों को छोड़कर जो सात कैलेंडर है ये हर साल 22 मार्च को शुरू होता है, ठीक है। और जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है ये शक संवत पर आधारित है, ना कि विक्रम संवत पर। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये ईसा मसीह के जन्मदिन पर आधारित है। वही हिजरी कैलेंडर अरब मूल का है, ना कि फारसी मूल का। इस प्रश्न को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस वर्ष से अपनाया गया था? ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर होगा 1957, ऑप्शन नंबर डी, 1957 से अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को भारतीय सर्कस के पालने के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है केरल, ठीक है। इनको देख लेते हैं। जेमिनी सर्कस जो यूएसएसआर के अंतर्राष्ट्रीय सर्कस समारोह में भारतीय प्रतिनिधि करने वाला पहला सर्कस था। और विष्णुपंत चत्रे इनको भारतीय सर्कस के पिता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर पहला कथन हमारा सही होगा,
दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि किलेरी कुनिकलन को भारतीय सर्कस के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। यूनेस्को के महान सांस्कृतिक इतिहास की सूचियों के संबंध में है। कहा गया है कालबेलिया नृत्य का संबंध है राजस्थान से। किससे है? राजस्थान से कालबेलिया नृत्य का संबंध है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें से कौन यूनेस्को की अमूर्त सूची में नहीं है? तो वो पटुआ कला इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये तीनों शामिल है, संकीर्तन, मुडियेट्टू और राममन। आगे आता है कि बौद्ध लिपियों में से मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो ये इजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होगा। इसका प्रयोग किया था पाली का। ठीक है, और हमें बताना है भारतीय आधिकारिक भाषा अधिनियम कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1963 में। भारतीय आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963। फिर इस प्रश्न में कहा गया है शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित की जाने वाली नवीनतम भाषा कौन सी है? ये उड़िया है। और इसको किस वर्ष घोषित किया गया है, ये आप प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें कहा गया है किसने सिक्कों पर चित्र उत्कीर्ण करने की ग्रीक रिवाज को शुरू किया था? तो ऐसा किया गया था कुषाण राजा के द्वारा। फिर आखिरी प्रश्न पर आ गए हैं हम, किसने सोने के सिक्के जिन्हें इलाही कहा जाता था इसे जारी किया था? ये प्रश्न बहुत ही आसान है, अभी तक का सबसे ईजीएस्ट है। इसका आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन बी होगा। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिला होगा इसमें। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।